Today we will continue what is chemical equation and what is balanced chemical equation हमने पढ़ा था। बट हम ये आज जो है ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास what are the steps of writing a chemical equation, what are various steps of writing a chemical equation। एक केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा तो आपके पास क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है कि रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वेयर एज प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड ऑन राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट्स किस तरफ रखते हैं हम? राइट हैंड साइड। तो समझना कि इस तरफ जो है रिएक्टेंट्स होते हैं और इस तरफ क्या होता है? प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, आगे वाले साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरा मैं लिखूंगा द वेरियस रिएक्टेंट्स are separated by a plus sign, which means उसका मतलब क्या होता है? इसका होता है reacts with, ठीक है, या हम बोलते हैं combine with, ठीक है, या reacts with बोलते हैं या कंबाइन विद बोलते हैं। तो हम इसको बोलते हैं प्लस साइन, समझ रहे हो? प्लस साइन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं लिखूंगा a प्लस बी, ये बना c प्लस डी। तो मैं लिखूंगा कि रिएक्टेंट A रिएक्ट्स विद रिएक्टेंट B या रिएक्टेंट A कंबाइन विद रिएक्टेंट B लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ C एंड D। इसी तरह से हम लिखेंगे, जैसे लेंगे द वेरियस प्रोडक्ट्स formed are separated by plus sign। इसको भी क्या होता है? which means and। इसका मतलब क्या होता है? and, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होता है वो मैंने बोला ना C and D, मतलब जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे तो हम उसको इसके बीच में क्या लगाएंगे? and। उसके बाद जो है the reactants and products are separated by forward arrow। इस एरो से जो है साइन सेपरेट होते हैं, ठीक है। which means इसका क्या होता है मतलब? which means leads to the formation of ठीक है, या हम सीधा लिखते हैं फॉर्म्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या? रिएक्टेंट्स जो जुड़े कंबाइन हुए उन्होंने क्या बनाया? कॉम्बिनेशन होने के बाद जो है क्या बना सकेंगे? तो हम उसको बोलेंगे जो फॉरवर्ड एरो के साइन से होते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि द फिजिकल states of various reactants and products may sometime are shown by placing S for solid, L for liquid and G for gases beneath या in front of the molecule। मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी होगा उसके सामने जो है
सॉलिड के लिए S लिख सकते हैं, लिक्विड के लिए L लिख सकते हैं और गैसेस के लिए G हम वहाँ पे शो कर सकते हैं अगर हमने उसको दिखाना होगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि लिखिए द गैस इवॉल्व्ड इज शोन बाय एन अपवर्ड एरो। अगर कहीं गैस जो है, गैस साइज 6 था, गैस evolved is shown by upward arrow and precipitates formed are shown by downward arrow। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो गैस बन के निकलेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड एरो लगाएंगे। तो ये समझना कि ये गैस बनके जो है इवॉल्व हो गई है, या तो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, तो हम उसको जैसे फेरिक क्लोराइड के लिए जो है हम बनाते हैं, तो फेरिक क्लोराइड के उसको प्रेसिपिटेट जो है नीचे के लिए जो है डाउनवर्ड एरो जो है वो यूज होगा। तो डाउनवर्ड एरो का मतलब प्रेसिपिटेट्स बने, अपवर्ड एरो का मतलब क्या हुआ कि जो गैस बने। इसके बाद देखिए कि द प्रोडक्ट्स formed when remain soluble in a solvent can be shown by placing a cow in front of the molecule या कंपाउंड बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल के सामने एक क्यू लिखेंगे, एक्वस। एक क्यू का मतलब क्या होता है, इट मींस एक्वस। तो एक्वस की जगह जो है हम इसको लिखा देंगे, तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा, तो हम वहाँ पे एक्वस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम में बोलते हैं कि जैसे इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, हीट इवॉल्व्ड is shown by placing delta। ठीक है, और the forward arrow के ऊपर जो है हम डेल्टा रखेंगे, तो आप देखो हीट इवॉल्व्ड या तो हीट इवॉल्व्ड या हीट कंज्यूम लिखेंगे, या हम इसको सीधा हीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, HEAT हीट भी लिख सकते हैं। अगर हीट कंज्यूम हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन को होते हुए, तो हम ये ट्रायंगल का साइन जो है उसे फॉरवर्ड एरो पे रखेंगे। उससे ये लगेगा कि जो केमिकल रिएक्शन है ये क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसके आगे जो है हम जो है हीट लिख देते हैं। सपोज मैं बताऊंगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाती है, प्लस हम इसको इधर हीट लिखते हैं। ठीक है, प्लस लाइट भी लिखते हैं, या इसके जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। इसके बाद जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि कितने टेम्परेचर पे हमारी ये केमिकल रिएक्शन होगी, कितने प्रेशर पे जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी, उसको भी हम इस एरो के ऊपर जो है हम रख देते हैं कि 300 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, 273 जो है, जो भी अगर हमारे पास रीडिंग्स होगी तो हम उसके ऊपर जो हम लिख सकते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या हमें जो केमिकल रिएक्शन है, क्या उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन रहने देनी चाहिए या उसको बैलेंस करना चाहिए। तो हमें उसको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज इंटर कन्वर्टेबल। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये देखा है कि जब भी हमें जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है तो हम उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना होता है, कीपिंग इन व्यू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे,
जब भी आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, आप इसको खुद ही घर पे प्रैक्टिस करोगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको मेटल के आयन है उसको बैलेंस करना होता है, उसके बाद जो है आपको नॉन मेटल जो है करने होते हैं, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पता लग जाएगा कि किस तरह से हमने एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो सपोज मैं आपको एक पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ये एक मैं केमिकल रिएक्शन बताता हूँ। जब इसको हीट देंगे तो यहाँ पे KCl बनता है प्लस जो है CO KCl और O2 बनता है। जब हम इसको लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकलती है। सपोज दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, तो हमने क्या करना है, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि एक ही है, आप यहाँ पे पोटेशियम एक है तो यहाँ पे पोटेशियम एक है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो सीधा ही हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई देंगे क्योंकि 2 का फैक्टर बनना चाहिए, है ना। तो 2 × 3, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम कितने हो जाएंगे 2, क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 × 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी देखो 2 बनाने होंगे, 2 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम 2 हो गए, क्लोरीन पे क्या हो गए 2। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या कितना होना चाहिए 6 बनाना है, तो 2 2 3 is 6। तो दिस इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से हमें जो है हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अभी आप देखोगे मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, एक और केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, प्लस HCl। ठीक है, तो हम लिखे मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन आ गई और प्लस Cl2। ठीक है, तो मैंगनीज क्लोराइड भी बन गया और इस तरह से ये जो एक पूरी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हम इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में हमने क्या करना है कि हमें देखना है साइड में मैंगनीज कितने हैं 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितना है 1 है और क्लोरीन कितना है 1 है। यहाँ पे देखो इस साइड में देखो मैंगनीज 1 है, क्लोरीन कितने हैं 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, टोटल 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं और ऑक्सीजन कितनी है 1। ठीक है, तो मैंगनीज तो हमारे बराबर ही है, सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन का मसला है। तो क्लोरीन देखिए सबसे ज़्यादा क्लोरीन 2 यहाँ और 2 4 हो गए, तो 4 क्लोरीन है, हमें इस साइड 4 क्लोरीन बनाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, तो 4 लगा देंगे तो किसको 4 से मल्टीप्लाई लग जाएगी, एक तो हाइड्रोजन को 4 से लग जाएगी मल्टीप्लाई, एक लग जाएगी क्लोरीन को, तो कितने हो जाएंगे 4 ये भी हो जाएंगे, 4 ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि आप क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया। ठीक है, ऑक्सीजन आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे 2, तो मैं इसको 2 से लगा लूँ तो बन जाएंगे 4। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाया तो मुझे किसको करना पड़ेगा 2, देखो यहाँ से हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब देखिए यहाँ पे आपने देखना है हाइड्रोजन 4 थे, हाइड्रोजन 4 हो गए हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गए। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 4 थे, क्लोरीन यहाँ पे 4 हो गए, मैंगनीज 1 था तो मैंगनीज 1 ही। तो बस जब आपने देखा कि पूरा हो गए तो इस तरह से आपने फिर छोड़ देना है एंड योर केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। तो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, ये आपने इसको करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जो भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बुक पे हैं आप इनको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखिए और रैंडमली उनको क्या करिए, बैलेंस करते रहिए। तो आप बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस कन्वेड by a chemical
केमिकल इक्वेशन। भाई हम जब भी केमिकल इक्वेशन हमारे पास होगी तो हमारे पास सपोज मैंने यही बोला कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, चाहे इसको यहाँ पे 2 लगा दो या ऐसे रखो, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन होगी। इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता चलता है? व्हाट आर द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। इसमें हम ये कर सकते हैं कि ये सॉलिड है तो इसको S लिख सकते हैं, ये गैस है तो इसको G लिख सकते हैं, ये सॉलिड है तो इसको S लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि किस मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला है। फ्रॉम ए केमिकल इक्वेशन वी कम टू नो द सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पार्टिसिपेटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसके बाद जो है हमें ये पता चलता है कि स्टेट ऑफ जो है हमारे जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी रिजेंट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। तो अगर S उसके नीचे होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये सॉलिड है, अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड पता लग जाएगा, गैस होगी तो हमें गैस का भी इससे पता चल जाता है। इसके बाद हमें ये पता लगता है कि क्या क्या रिएक्टेंट हमें चाहिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो कौन कौन से रिएक्टेंट्स को हमें चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ से हमें पता चल जाता है। फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन, कितनी प्रोपोर्शन या हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। कि एक केमिकल रिएक्शन जैसे मैं बताऊंगा, अगर मैं सीधा ही मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखता और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख देता, इससे मुझे ये नहीं पता चलता कि मुझे कितना मैग्नीशियम चाहिए और कितने ऑक्सीजन चाहिए हमें इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाने के लिए। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट है, ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें ये पता चलता है कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड या इन व्हाट फ्रैक्शन द 2 मॉलिक्यूल्स या 2 रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन। तो इससे भी हमें ये पता चलता है। फिर हमें केमिकल इक्वेशन से ये भी पता चलता है कि जब भी कहीं टेम्परेचर या हीट, टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होता है हम इसके ऊपर लिख देते हैं, हीट कितने चाहिए होती है वो लिख लेते हैं। तो हीट निकलती है, लाइट निकलती है, तो ऐसी वैसी चीज़ें भी कितने प्रेशर पे हो रही है, तो ये भी चीज़ें जो है हम इस पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें जो है इसमें ये भी पता चलता है कि कितने रिएक्टेंट्स मिले और कितने प्रोडक्ट बने। जैसे 2 मैग्नीशियम और 1, मतलब 2 रिएक्टेंट मिले 1 प्रोडक्ट बना। ठीक है, इसीलिए जो मैंने आपको मैंगनीज ऑक्साइड और प्लस वो HCl की बताई थी, तो इसमें 2 रिएक्टेंट्स मिलकर 3 प्रोडक्ट बने थे। तो इसमें हमें ये पता लगता है कि हाउ मेनी रिएक्टेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स हैव बीन फाउंड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें जो है हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बड़ी इंफॉर्मेटिव होती है। इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है बिल्कुल छोटे से छोटे चीज़ में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं मिलती हैं, वो सिर्फ हमें केमिकल रिएक्शन से ही मिल सकती हैं। और वो क्या क्या चीज़ें हैं कि जो हम लिखें इंफॉर्मेशन नॉट कन्वेड, इंफॉर्मेशन not conveyed by a chemical equation। एक केमिकल इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन जो है नहीं हमें मिलती है। तो पहले ही मैं बताऊंगा कि हमें ये भी एक पता नहीं चलता है कि हम केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि वेदर दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑकरिंग एक्चुअली और नॉट। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे गोल्ड या कॉपर को लिखूंगा मैं, अगर Au प्लस O2 लिखूंगा तो ये Au2O आ जाएगा, या मैं लिखूंगा कॉपर प्लस ऑक्सीजन लिखूंगा CuO2, CuO बनेगा। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन लिखने में तो केमिकल इक्वेशन ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में होती ही नहीं है। सो देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस which actually do not occur but they can be written as a chemical equation and chemical equation में वैलेंसी के हिसाब से या किसी भी चीज़ से वो फिट बैठेंगी। सो हमें एक चीज़ ये पता नहीं चलता है कि जो भी केमिकल इक्वेशन होती है whether it is actually occurring or not। एक दूसरा ये लगता है कि
हम क्या करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन आस्था होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनको बहुत टाइम लगता है होने में, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एब्रप्ट हो जाती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे आपके पास जो रसोई गैस है, एलपीजी गैस है, आप जैसे ही उसको आग लगाते हो वो जल जाता है, ठीक है। लेकिन आपके पास लोहे का एक आर्टिकल है, आप लोहे को जंग लगते हुए कम से 1-2 महीना लगता है, फिर जंग रस्ट बनता है। तो दैट मीन्स कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच आर फास्ट एंड देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच टेक्स लॉन्ग टाइम टू फॉर इट्स कंप्लीशन। तो लॉन्ग टाइम कंप्लीशन के लिए लगाते हुए भी हमें इस केमिकल इक्वेशन से कोई पता नहीं चलता है कि हाउ मच टाइम दिस केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली टेकिंग या कंज्यूमिंग फॉर इट्स कंप्लीशन, ये भी नहीं पता चलता है। इसके बाद मैं आपको और भी बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शंस होते हुए हमें ये भी नहीं पता चलता है कि जैसे देखो ये केमिकल रिएक्शन लिखा, हमें ये भी नहीं पता चलता है कि आधे टाइम के बाद कितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गए। तो जब हम मिडल में या किसी भी स्टेज पे हम स्टडी करेंगे उस समय तब तक हमें कोई पता नहीं चलेगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। इसलिए जब ये कंप्लीट होगी तभी हमें पता चलेगा, ऐसे जो है बीच में हमें कोई इंटरमीडिएट फेज पे कुछ भी पता नहीं चलता है कि कैसी है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे कंडीशन का पता लगाना या किस ऐसी वैसी चीज़ों का जो है हमें ये इससे पता नहीं चलता है। इसमें ये भी पता चलता है कि पता नहीं चलता है कि जो टाइम टेकन का, जैसे मैंने बोला एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये भी नहीं पता चलता है कि वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीट और नॉट। हम केमिकल रिएक्शन लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि क्या ये केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। सो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच आर नॉट कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू।